हेलो एवरीवन, दिस इज यूजाद वाचिंग कैम्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस के बारे में। बेसिकली लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हम लोगों ने अबाउट एसिड्स डिस्कस किए थे। हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बातें की थी, कैसे दिखते हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एंड उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, हाउस होल्ड के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। सो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसे देख लीजिए, आई बटन में मैं दे दूंगा। एंड देन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिस के बारे में। वी विल टॉक ओनली अबाउट द बेसिस। बेसिस की बात करेंगे तो बेसिस क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या होंगी उनकी, क्या वो रिएक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं, एसिड के साथ कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस को भी देखेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड एज वेल एज हम बात करने वाले हैं कि जो बेसिस होते हैं वो एक्चुअली यूज़ कहाँ होते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं उनसे, या कैसे कैसे चीज़ें हम लोग करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, चलिए बेसिस के बारे में। मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, इनको धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड फोटोज़ या वीडियोज़ होंगी एक्सप्लेन वाली, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसिड्स के बारे में, सॉरी बेसिस के बारे में। इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिस। बेसिस के बारे में बात करते हैं तो बेसिस जो होते हैं बेटा, इनके टेस्ट के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने एसिड और बेस देखा था। सॉर जो होता है टेस्ट, वो किसका होता है, एसिड्स का होता है। तो यहाँ पे जो बेसिस होती हैं इनका जो टेस्ट होता है वो बेटा बिटर टेस्ट आता है। कैसा आता है, इनका जो टेस्ट टाइप होता है वो थोड़ा सा बिटर सा, हल्का सा कड़वा सा अजीब सा टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है। ठीक है, टेस्ट की बात हो गई। आप अगर चाहें तो इसे टेस्ट कर सकते हैं, पर मेरी सजेशन ये है कि आप मत करिए टेस्ट, है ना, क्योंकि आप ये बहुत हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। हमारे स्किन में क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके, अभी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसे टेस्ट बिल्कुल ना करें आप, जो बताया जा रहा है बस उतना ही जानिए। ठीक है, कि जो इनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। अच्छा, इनका टच, अगर हम इन्हें टच करते हैं, बेसिस को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो ये कैसे फील होते हैं, क्या कैसे हमें लगता है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जब आप बेसिस को टच करोगे, और आपको पता है कि हमारी जो स्किन है वो ऑयली होती है, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, बहुत सारी बेसिस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स है ना, हमारी स्किन के बेनीथ पाई जाती हैं। तो अगर हम उसको टच करते हैं बेसिस को और हम ऐसे रब करते हैं तो हल्का सा सोपी सोपी फील होता है, स्लिपरी फील होता है, चिकना सा फील होता है ना, सोपी फील होता है। तो वही है, यहाँ पे हमने लिखना है कि फीलिंग ऑफ टच कैसा होता है, सोपी होता है। ठीक है, सोपी या स्लिपरी, सोप की तरह ऐसा लगता है कि सोप आपने रगड़ रखा है, जैसे आप सोप को ऐसे ऐसे रब करते हो अपने हाथों में तो क्या होता है, वो स्लिपरी सा हो जाता है। तो वैसा ही कुछ फील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा रेड लिटमस टेस्ट। अच्छा, हम लोगों ने एसिड्स में किए थे ब्लू लिटमस टेस्ट, जिसमें हमने देखा था कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे आपने वीडियो फोटो देखी होंगी उसकी, है ना, साइड में। सो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप रेड लिटमस को डिप करते हो किसी भी एसिड सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, आप चाहे रेड लिटमस की स्ट्रिप ले आओ या फिर रेड लिटमस के सॉल्यूशन भी आते हैं, इन दोनों से आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे फोटोज कि ये जो रेड लिटमस है ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू इन कलर। ये कलर जो होता है बेटा इसका, ये ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें छोटी छोटी डिस्कस करनी है, तो इसलिए बिल्कुल पेशेंट बनाए रखिए एंड कॉपी पेन लेके अच्छे से सब कुछ नोट करते जाइए। ठीक है, चलो, ये तो जो रेड लिटमस होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है आपकी सिचुएशन, यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है, जहां पे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पे भी फ्लो ऑफ आयंस होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, आप जब लैटिस मॉलिक्यूल वगैरह पढ़ेंगे, है ना, 11th वगैरह में, 12th वगैरह में, तो वहां पे आपने देखने को मिलेगा। वैसे ही आप समझिए बस इतना कि जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जहां पे आयंस का फ्लो है, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिस होते हैं वो भी आयंस बनाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उनमें, है ना, आयंस होते हैं, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकते हैं इन H2O सॉल्यूशन।
व्हेन एडेड इन H2O, अगर हम H2O में ऐड करते हैं यानी वाटर में ऐड करते हैं तो दे आर यस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं इन H2O। यहाँ पे इन लगा दें वरना आप कहोगे कि क्या लिख दिया सर ने। हाँ, तो इन H2O यस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब क्यों, हमने आपको रीजन बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इफेक्ट ऑन स्किन। अभी जैसे मैंने कहा कि आप टेस्ट मत करिएगा बिल्कुल, तो वही सीन यहाँ पे मैंने इसलिए बोला था क्योंकि क्या होता है कि जो बेसेस होती है, अब आपको नहीं पता है कि कौन सी बेस स्ट्रांग है कौन सी वीक है ना। एंड जो स्ट्रांग बेसेस होती हैं वो आपके स्किन पे सीरियस बर्न कॉज कर सकती हैं, आपकी जो हमारी जो स्किन में जो प्रोटीन्स होते हैं उसे डीनेचर कर सकती है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, उसे डीनेचर करती है और फिर हमें बर्निंग सेंसेशन या इचिंग वगैरह होने लगती है ना। तो आप बिल्कुल मत करिए। यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी स्किन में, उनके स्ट्रक्चर को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं बेटा, और इसकी वजह से सीरियस इफेक्ट आने लगते हैं हमारी बॉडी में, है ना। बर्निंग वगैरह होने लगते हैं और इचिंग होने लगती है, आपको स्पॉट रेडिश बन जाता है बिल्कुल, है ना, देखने को आपको मिलता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इनका इफेक्ट बहुत सीवियर होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहे हैं, वीक बेसिस भले ही थोड़े माइल्ड होते हैं, मतलब आपको उतना इफेक्ट ना करें, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐसा करते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली टच बिल्कुल ना करें। ठीक है, इसलिए मैंने कहा टेस्ट भी करने की जरूरत आपको नहीं है। टाइप ऑफ आयंस की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एसिड है, अभी हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे, पहले हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके एसिड थे वो H+ आयन को गेन करेंगे, मतलब रिलीज करेंगे, H+ आयन बनाएंगे, और जो बेसिस होते हैं उनमें OH-, जैसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं यस इट रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे आपने देखा होगा NaOH लिखा हुआ, तो NaOH को अगर आप डिजॉल्व करोगे तो ये Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये जो OH- है ये बताता है कि ये जो पार्टिकुलर NaOH है ये क्या है, बेस है, और ये जो बेसेस होती हैं वो OH को रिलीज करते हैं। ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या ये न्यूट्रलाइज कर सकता है? यस कर सकता है। किसको न्यूट्रलाइज करेगा फिर? बेसिस को करेगा, खुद को करेगा, या फिर एसिड्स को कर सकता है? नहीं भाई, एसिड को करेगा यार, ऐसे कैसे कर सकता है? आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे कंडीशन में जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आप क्या करते हो, पेट वगैरह में दर्द रहता है, बर्निंग जलन होती है एक तरह से आप कह सकते हो, है ना। तो वहाँ पे आपको टैबलेट के फॉर्म में या इनो वगैरह दी जाती है ना। वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे बेसिस होती है बेटा, वहाँ पे बेसिस होती हैं, और उन बेसिस से आपके अंदर के जो स्टमक के अंदर का एसिड है HCl उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और उसे न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि उसके इफेक्ट को बिल्कुल कम कर दिया जाता है। और आपको पता है कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्ट का फॉर्मेशन तो नहीं देख रहे हैं, बट यस इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड, यस कैन न्यूट्रलाइज द एसिड्स। ये एसिड्स को क्या कर सकते हैं बेटा, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें नहीं लेके चल रहे हैं ना कि पूरा सेंटेंस बना लिया पूरी डेफिनेशन याद करने के लिए, क्योंकि हमें बस सीखना है, समझना है ना। याद तो आप कर ही लोगे, आप इतने स्ट्रांग तो हैं, आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग, आई नो दैट। बात करते हैं इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं शायद मैंने स्टार्टिंग में बताया हो, या इस लेक्चर जब ये एसिड बेस खत्म हो जाएगा तो इसमें इंडिकेटर का एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया, बेस है ये, उसके बाद उसका एक सेपरेट वीडियो आने वाला है इंडिकेटर्स का, तो उसे आप ध्यान रखिएगा, पढ़ेंगे हम लोग। इंडिकेटर्स जैसे कि हमारा लिटमस था, मतलब इंडिकेटर्स का मतलब हो गया ऐसे सब्सटेंस जो हमें बताएं, जो हमें इंडिकेट करें बाई चेंजिंग देयर कलर, बाई चेंजिंग देयर प्रॉपर्टी, कि जिस मीडियम में वो है वो एसिड है या बेस है। ठीक है,
तो यस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली 2-3 तरह के इंडिकेटर, जैसे हम लोग लिटमस पेपर की बात कर रहे थे। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेटा कि मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन, इनके ऊपर की बात करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेथिल ऑरेंज है वो ऑरेंज, इसका नाम है मेथिल ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेथिल ऑरेंज है वो ऑरेंज से येलो हो जाता है, ठीक है। और फिनाफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस से पिंक हो जाता है। तो मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं। ये बेटा ऑरेंज कलर से येलो हो जाता है। एंड जो फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन है वो कलरलेस से बेटा क्या हो जाता है, येलो, पिंक हो जाता है, कलरलेस से पिंक कलर का अपीयर होने लगता है। तो इससे हमें ये इंडिकेशन हो जाता है दैट अगर हमने मान लो किसी सब्सटेंस को ऐड किया मेथिल ऑरेंज, है ना, तो वहाँ पे अगर ऑरेंज कलर जो है वो किस में चेंज होगा, येलो में, तो हमें पता चल जाएगा कि वो पार्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, बेस है। या फिर हमने यहाँ पे ऐड किया फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन ऐड करने के बाद क्या होगा, हमें पता चल जाएगा अगर वो कलरलेस फिनाफ्थलीन चेंज हो जा रहा है किसमें, पिंक कलर में, तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा बच्चा क्या है ये, कि ये एक बेस है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको समझनी है। पहली प्रॉपर्टीज आपने देखी कि इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है और आपको बिल्कुल टेस्ट करने की जरूरत इसको नहीं है, ठीक है ना। फीलिंग ऑफ टच की बात करें तो सोपी टच होता है, क्यों, क्योंकि हमारे ऑयल से रिएक्ट करके सोप वगैरह का फॉर्मेशन एक तरह से हो जाता है, सोपी टच आता है, स्लिपरी टच आता है, ठीक है। बात करते हैं रेड लिटमस की, तो ये रेड लिटमस को क्या करता है, ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता है ये इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है जो आपका रेड लिटमस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखेंगे कि ये जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इस वाटर के डिसोल्यूशन के समय ये कैसा हो जाएगा, बताइए। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा, और आयंस के फॉर्मेशन के दौरान ही बच्चा क्या होगा, हमने आपको बताया कि जब भी आयंस और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कहीं पे, तो वहां पे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है। तो यस, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड टाइप ऑफ आयन की बात करेंगे तो हमने देखा कि ये OH आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है। बेसिक जो आयन्स होते हैं वो OH आयन होते हैं। फिर हमने देखा कि क्या ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है इनकी, तो न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे यहाँ पे ये यस, ये कैन, दे कैन न्यूट्रलाइज द एसिड्स, ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड दे कैन फॉर्म सॉल्ट आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने बताया कि हमारे स्टमक के एसिड को हम लोग अलग अलग दवाइयों से ठीक करते हैं, और वो दवाइयों में बेसिकली क्या होते हैं, जो बेसिस होती हैं वो हमारे होते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर की बात करेंगे, इंडिकेटर्स जैसे कि मेथिल ऑरेंज, जैसे कि फिनाफ्थलीन, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। और मेथिल ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज कलर से अगर येलो कलर में हो जाए तो पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है, पार्टिकुलर सब्सटेंस बेसिक है। मेथिल ऑरेंज के बाद अगर हम फिनाफ्थलीन की बात करेंगे तो फिनाफ्थलीन कलरलेस से अगर पिंक कलर ऑब्टेन कर रहा है, that means that particular substance is base. Next, that is examples आपको हाउसहोल्ड एग्जाम्पल समझने हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत सारे अभी इसके आगे पढ़ेंगे, इसको इरेज करके फिर दूसरा हम लोग देखेंगे, लेकिन हाउसहोल्ड एग्जाम्पल में देखेंगे हम टूथपेस्ट। आपने देखा होगा कि हमारे जब हम लोग खाना वाना खाते हैं तो हमारे जो टीथ वगैरह में है उसमें ऑयल वगैरह और तरह तरह फैट वगैरह जो है वो लगा रह जाता है, हमारी टीथ में साफ नहीं हो पाता है, रोटियां वगैरह फंस जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट के यूज़ करते हैं, ब्रश करते हैं, और ब्रश से जो है हमारा टीथ जो है वो साफ़ हो जाते हैं, हमारे जो टूथपेस्ट होता है उससे साफ़ हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, उनमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं और वो बेसिस ऑयल वगैरह से रिएक्ट करके सोपी टच देते हैं, यानी सोप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और धीरे धीरे पूरा जो हमारा दांत है वो क्लीन हो जाता है, वो जो येलो कलर वगैरह होता है वो चला जाता है। एंड आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो टीथ हैं वो येलो हो जाते हैं, है ना, एसिडिक नेचर की वजह से। जो फूड हम खाते हैं उसमें एसिडिक खाना ज़्यादा अगर होता है तो हमारे दांत धीरे धीरे पीले पड़ जाते हैं। तो अगर आप ब्रश करते हैं रेगुलरली तो वो एसिड से रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपके दांत को साफ कर देते हैं, आपके टीथ को साफ कर देते हैं। तो एसिड्स का काम ऐसा कुछ हो गया। बेकिंग सोडा जो हमारा है, ब्लीचिंग पाउडर है और सोप्स हैं, इनकी बात हम एक एक करके कर रहे हैं। तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्लीनिंग ऑफ टीथ में काम में आता है ना। कहाँ पे काम में आ गया, क्लीनिंग ऑफ टीथ्स, जो टीथ्स होते हैं हमारे उनके काम में
आ गया बेटा, है ना। इनमें जो हमने बताया कि फैट या फिर जो भी होता है हमारे दांतों में फंसा हुआ, उनको ये क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने देखा। बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये बेकिंग सोडा है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि अगर हम लोग इसका यूज करते हैं कुकिंग में, ठीक है, कुकिंग में यूज करते हैं। अब कुकिंग में कहाँ यूज करेंगे, जैसे आपने देखा होगा छोले वगैरह बनाए जाते हैं ना, छोले वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा चने में डाल के उसको कुकर की सीटी मतलब सीटी लगवा देते हैं। सीटी लगवाने का मतलब उसमें थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, थोड़ा सा जो हमारा चने होते हैं, जो हमारे छोले वाले चने होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ईजिली पक जाते हैं, एक तरह से कहने का मतलब ये है। तो वहाँ पे हम लोग उनका यूज़ कर लेते हैं। फिर बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग का मतलब आप जानते हैं, ब्रेड वगैरह बाकी सब चीज़ों में बेकिंग का एक काम होता है, ठीक है। बेकिंग के साथ साथ हम लोग इसको क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं जो है इसके क्या करते हैं, क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। एंड बच्चा क्लीनिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, जो क्लीनिंग है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। क्लीनिंग के साथ साथ क्या करते हैं, इसका यूज़ हम एज अ स्प्रे ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पे स्प्रे के फॉर्म में करते हैं। अब ये कौन सी बला है, शायद आपने सुना ना हो इसके बारे में कि हम लोग स्प्रे के फॉर्म में क्लोथ पे क्यों करेंगे हम इसका। नहीं भैया, करते हैं। देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीवी में नेता वेता दिखाए जाते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत बिल्कुल एकदम क्रिच बनी हुई सारी शर्ट और जो अपने कपड़े होते हैं वो पहने होते हैं, बिल्कुल कहीं भी एकदम कटा मतलब जो है सिकुड़ा वगैरह नहीं होता है ना। तो वहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि वो जो आयरन करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं जो आपका बेकिंग सोडा होता है इसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही छोटा कम मात्रा में मिलाया हुआ, और उसको स्प्रे करके फिर प्रेस करते हैं, यानी आयरन करते हैं। उस दौरान जब आयरन करते हैं तो जो कपड़े होते हैं बहुत ही क्रिस्प एंड टाइट हो जाते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि बिल्कुल न्यूली अभी अभी आए हैं, और जो शेप आता है मतलब जिधर भी उन्हें आयरन का मतलब प्रॉपर बनाना है लाइनिंग वगैरह, वो अच्छे से बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर भी अलग अलग जगह पे यूज़ होता है ना, ब्लीच करने के लिए, ये तो आप जानते होंगे, साफ करने के लिए, ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एज अ बाथरूम क्लीनर, एज अ बाथरूम क्लीनर की तरह यूज़ होता है बच्चा, ठीक है। एंड डिटर्जेंट में भी आपका यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स में भी आपका क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके बेकिंग और ब्लीचिंग पाउडर्स की बात कर रहे हैं। सोप्स की बात करेंगे तो सोप्स आपको पता है कि ये बेसिकली क्लीनिंग में यूज़ होते हैं। अलग अलग जगह पे हम लोग इन्हें डिटर्जेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, केक के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, और हमें क्लोथ वगैरह नहाने के लिए हर जगह यूज़ करते हैं। सो ये हो गई बेसिक जो आपके हाउस होल्ड में जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनकी बात, है ना। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्या क्या हमने एग्जांपल देखे। हमने देखे कि टूथपेस्ट जो है उनमें बेसिस होते हैं और वो किस तरह से क्लीन करते हैं, उनकी बात हम लोगों ने की। फिर हमने बात की बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा कुकिंग में यूज़ होता है, जैसे हमने छोले बनाने की बात की थी। अब आपके मुंह में पानी आ रहा होगा लेकिन फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा बेकिंग की बात करते हैं, मतलब ब्रेड वगैरह बनाने में, बन वगैरह बनाने में यूज़ होता है। क्लीनिंग की बात करेंगे तो क्लीनिंग में भी ये यूज़ होता है, एंड एज वेल एज स्प्रे ऑन क्लोथ। और ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, नया है, आपको समझ में आना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ब्लीचेज में यूज़ होता है, ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है, मतलब जहाँ पे स्पॉट वगैरह लग जाते हैं उसको साफ करने के लिए यूज़ होता है। एंड अगर बात करें तो बाथरूम क्लीनर की तरह भी यूज़ होता है, टाइल्स वगैरह को साफ करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है। एंड सोप्स की बात करें तो सोप बेसिकली क्लीनिंग में यूज़ होते हैं, हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं, कपड़ों को क्लीन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं यूजिंग द सोप्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस, और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे। नाउ हम देखेंगे कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो हमारे बेसिस के बारे में केमिकली जो हम देखते हैं, पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NH4OH जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, CuOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, KOH एक्सेट्रा। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फिलहाल। अब बात करते हैं हम लोग जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टाइप ऑफ बेसिस की या क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है बेटा वीक बेसिस। जैसे हम लोगों ने एसिड्स के बारे में देखा था, वीक बेसिस के बारे में देखा था। देन समझने की बात यह है कि दैट वीक बेसिस, जो वीक बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट फुली आयोनाइज्ड। ये जो होते हैं पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, OH आयन को पूरी तरह से नहीं फॉर्म करते हैं, 100% आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि Cu या CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस अगर इनको आयोनाइज किया जाए, है ना, तो आयोनाइज करने में क्या है कि ये Ca2 प्लस यहाँ पे OH माइनस, है ना, इस तरह से ये बनेंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं अगर COH के होल ट्वाइस के, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से आयंस के फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। तो जब नहीं आ पाते हैं तो बेसिक इफेक्ट जो है इनका वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इन्हें वीक जो बेसिस है उन्हें कहते हैं। फिर आते हैं हमारे दूसरे टाइप के, जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि दो बेसिस दैट कैन फुली आयोनाइज्ड, जो क्या होगी, फुली आयोनाइज्ड हो जाएगी जब उन्हें सॉल्यूशन बनाया जाएगा वाटर वगैरह में, तो पूरी तरह से वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि NaOH, कौन है बेटा, NaOH, और ये NaOH आपका पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है, OH आयंस बनाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे बेसिस जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए, फुली आयोनाइज्ड हो जाए, OH आयन बनाए, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे वीक बेसिस, ठीक है। जैसे कि COH का, इसमें भी और अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो COH का होल ट्वाइस, ठीक है, या फिर हमारा है NH4OH, ये कुछ आपके इसके एग्जांपल हो गए। इसमें एग्जांपल और की बात करें तो जैसे KOH हो गया एक्सेट्रा, ये आपके वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन वीक बेसिस हो सकते हैं और कौन स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेसिस। जो एल्कली होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और बेसिस में, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी बात हम लोग करेंगे। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेसिस। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करते हैं बेसिस की, तो बेसिस आर द सब्सटेंस, बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चा जो रिएक्ट करते हैं किससे, एसिड से, एंड ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें हम बेसिस कह देते हैं। यूजुअली उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्साइड्स हो सकते हैं मेटल्स वगैरह के, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं मेटल्स के, और अमोनियम वगैरह के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। जैसे कि ये है आपका CaO है, CuO है, NaOH है एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। और अगर बात करें इनके एग्जिस्टेंस की, तो ये मोर कॉमन नहीं होते बच्चा, ये लेस कॉमन होते हैं। मतलब इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कम होती है, कम पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम लोग एल्कलीज की, तो एल्कलीज क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट आर डिजॉल्व इन वाटर, जिनको हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, एंड आफ्टर डिजोल्यूशन दे गिव OH आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH आयन को देते हैं। तो इस सिचुएशन में हम इन्हें कहते हैं एल्कलीज कहते हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल NaOH, NH4OH, COH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, KOH एक्सेट्रा, इनकी बात करते हैं, ठीक है। ये आपको देखा होगा, अपने एग्जांपल हम लोगों ने पहले ही लिख रखे थे। मोर कॉमन होते हैं, मतलब बहुत सारे, ये मतलब इनकी जो मात्रा होता है, अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है ना, एग्जिस्टेंस इनकी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के बेसिस में सिंपल, बहुत ही इजीली डिफरेंस कर दिया गया। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो हम कह सकते हैं कि जो एल्कलीज हैं, जो सारी की सारी एल्कलीज हैं, वो बेसिस हैं। क्या है, बेसिस हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस हम बनाते हैं, चलिए लिखते हैं, दैट ऑल एल्कलीज can be
बेसिस या आर बेसिस, कैन भी क्यों लिखें, हो सकती है नहीं, होती हैं। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्या ये हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस के बेसिस पे दैट द ऑल एल्कलीज आर बेसिस। जो सभी एल्कलीज होती हैं ये बेस ही तो है, बेसिकली ये बेस है। हम लोगों ने बेस में पढ़ा भी है, अभी आरएनएस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी बेस नजर आएगा आपको। एंड ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। अगर हम बात करें सभी बेसिस की, जैसे मेटल ऑक्साइड हो गया, ये तो हम इन्हें हम एल्कलीज नहीं कह सकते है ना, क्योंकि यहाँ पे OH नहीं देंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो एल्कलीज होती हैं वो बेसिस हो सकते हैं, पर जो बेसिस होते हैं वो एल्कलीज नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। हम लोगों ने काफ़ी कुछ बेसिस के बारे में पढ़ लिया, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एसिड के बाद फिर बेस स्टार्ट कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ब्रॉड हैं बेटा, है ना, उनको हम एक अलग लेक्चर में, 1 घंटे आधे घंटे के लेक्चर में आराम से डिस्कस करेंगे। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इनको पहले हमें डिस्कस करना ज़रूरी था। पहले आप जानिए तो पहले होती क्या है, फिर उसके बाद हम उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।